तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी का इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज हफ्ता का पहला दिन सोमवार। तो फिर आज चलते हैं कहानी की तरफ। दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पानीपत शहर में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन जो हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो दिल्ली का लाल किला भी नहीं होता, आगरा का ताजमहल भी नहीं होता। कुल मिलाकर भारत की जो शक्ल है वो कुछ और होती, उसका जो तहजीब कुछ और होता। आज से तकरीबन 490 साल पहले हरियाणा राज्य के मौजूदा जिला पानीपत शहर भारत के भविष्य का साक्षी बनने वाला था, वो गवाह बनने वाला था। हम मान सकते हैं कि यही वो जगह है जहां भारत के भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला पानीपत का पहला रक्त रंजित युद्ध लड़ा गया था। दिन 21 अप्रैल 1526। ये जो लड़ाई है दिल्ली के तख्त के लिए नहीं बल्कि भारत पे कब्जे के लिए लड़ी गई थी। इस कहानी के दो किरदार थे। पहला था काबुल के तत्कालीन शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर अपनी पुश्तैनी रियासत फरगना और समरकंद को हारने के बाद बहुत मुश्किल से काबुल पे कब्जा कर पाया था। अब जब कब्जा कर लिया तो उसको एक बेस मिल गया और यहीं से भारत के लिए उसकी आकांक्षाएं जो है बढ़ती चली गई। दिल्ली में उस समय इब्राहिम खान लोदी तख्त पे बैठा था। लोदी वंश का पहला और तीसरा शासक इब्राहिम खान लोदी जब बाबर को 1523 में जब न्योता आया तो समझ चुका कि भारत में घुसने का सही मौका आ चुका है। हालांकि जब ये न्योता जो भेजा गया था, सूत्रों के आधार पर जब पता लगता है कि इब्राहिम खान का भाई सिकंदर खान लोदी वो चाहता था कि दिल्ली के तख्त पे मैं बैठूं, इसलिए उसमें जाकर राजपूतों से उसने संधि कर ली। और जब राजपूत से संधि कर ली तो इब्राहिम खान लोदी उसके खिलाफ जब एक्शन लिया तो भाग के राजपुताना चला गया। जब राजपुताना चला गया तो जितने भी लोग इब्राहिम खान के जो खिलाफ थे, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, वो सारे सिकंदर खान से जाके मिल गए और वो चाहते थे कि इब्राहिम खान लोदी दिल्ली के तख्त पर ना बैठे। इसीलिए उसने बाबर को न्योता दिया। इधर जब बाबर के पास जब न्योता आया तो 1524 में उसने लाहौर पे कब्जा कर लिया। लाहौर जगह जब पंजाब के पूरे सूबे के लिए जब माना जाता था, लाहौर पे कब्जा करके और फौजियों के लिए उसने वहाँ पे गढ़ स्थापित किया और गढ़ स्थापित करके वो फिर काबुल चला जाता है। फिर एक साल बाद 1525 बाबर दिल्ली की तरफ रुख करता है। तत्कालीन भारत में बाबर जब दाखिल हुआ, जब उसकी फौज ने पेशावर से पूरब की ओर बहने वाली हारू नदी को 17 नवंबर 1525 को पार किया। यहाँ से सिंधु घाटी तक जाने में उसको 28 दिन लगे।
15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी पार कर लिया और अपनी फौज को लेखा जोखा किया। रिकॉर्ड के मुताबिक पता लगता है कि बाबर के पास कुल 15,000 के करीब फौजी थे। लेकिन जो 15,000 की जो फौजी थे उसके पास, वो उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था और काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ चुके थे। कम से कम लगभग वो 10 लड़ाई लड़ चुके थे बाबर के साथ। और बाबर के पास जो मेन उनका कारण था ताकतवर बनने का, उनके पास तोप खाना था, घुड़सवारें थी, तीरंदाज और बंदूकें। ये सब के साथ बिना रोक टोक के बाबर भारत के अंदर दाखिल होता जा रहा था। भारत के अंदर घुसता चला गया बिना रोक टोक के। बाबर ने रोपड़ के बाद शाहाबाद होते हुए सरस्वा पहुंचा। सरस्वा से बढ़ते हुए बाबर की फौज ने जब सरस्वा से जब आगे पहुंचे तो बाबर की फौज ने सरस्वा के आसपास के गांव वालों से भारी संख्या में उन्होंने बैलगाड़ी खरीदना स्टार्ट कर दी। जब बैलगाड़ी जब खरीदी जा रही थी तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी जो संख्या में जो बैलगाड़ी जो खरीदी जा रही है सब क्या हो गई। लेकिन ये जो बाबर था, इसको एक रणनीति का एक दूसरा हिस्सा था ये बैलगाड़ी खरीदने का। और सरस्वा से दक्षिण की ओर चला। दक्षिण की ओर जाते हुए उसने पहुंच गया पानीपत गया और वहाँ पे डिसाइड किया कि इब्राहिम खान के सामना हम यहीं पे करेंगे। लेकिन जो हालात थे वो बाबर के खिलाफ थे, क्योंकि मैदानी इलाकों में जो सेना चाहिए होती बहुत चाहिए होती है। और बाबर के पास उस समय कुल 20,000 ही सिपाही थे। और जब सूत्रों के आधार पर जब पता लगा कि इब्राहिम खान के पास करीब 1 लाख फौज है, तो बाबर के जो सिपहसालार थे बोले कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इस लड़ाई को लड़ने से। जितना घूमना था हमने घूम लिया, फिर अब वापस चलते हैं। लेकिन बाबर ने बोला नहीं, एक बार और हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिन रुकते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। बाबर ने बहुत सोच समझ के वहाँ पे मोर्चा लगाया। उसने देखा कि एक तरफ पानीपत का गांव है और दूसरी तरफ जमुना नदी बह रही है। उसने क्या किया कि गांव से लेकर और जमुना नदी तक बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए उसने, लमसम 25 फीट गहरा। और उस गड्ढे में भाला, तलवार, बर्छा और लकड़ी की नुकीली बना कर उसमें लगा दिए और ऊपर से उसने ढकवा दिया उसको, पेड़ की टहनी काट कर रख दिया। दूर से लगता नहीं था कि यहाँ पे 25-30 फीट का गड्ढा है। और उसने अपनी फौज को 3 भागों में बांटा। आगे उसने सेंटर में खुद रहा और जो उसका जो राइट साइड था, राइट में अपने करावल को रखा। जो करावल था वो उसका काम था दुश्मन को खबर को पास करके पीछे पहुंचाना। और उसके पीछे जो हरावल था, हरावल का काम था कि डिले करना, दुश्मन को पीछे खींचना और पीछे खींच के बाबर के पास पहुंचाना। बाबर बीच में था, बाबर के जो लेफ्ट साइड में था उसका बेटा हुमायूं वहाँ लीड कर रहा था। उसका काम था कि दुश्मन को साइड से जाके तब आक्रमण करना। और बाबर के जो पीछे थी, जो रिजर्व जो सेना रखी गई थी, उनका काम ये था कि ऐन मौके पे हमला करके लड़ाई के रुख को मोड़ देना। बहुत सूझबूझ के साथ बाबर वहाँ पे अपना मोर्चा लगाया था। और जो बैलगाड़ियाँ थी उसको
उसको एक तरह से चैन की तरफ बनाया गया। 30 लगभग 10 फीट की दूरी पर एक बैलगाड़ी को रखेगा और उसको एक चैन की तरफ, लाइन की तरफ बनाया गया, और हर गैप के अंदर एक तोप को लगाया गया। वहाँ पे एज ए सोल्जर को लगाया गया, जो तीर अंदाज थे, जो बंदूक चलाने वाले थे, उसको लगाया गया। और गड्ढे के पीछे इसको रखकर उसने तैयारियां शुरू कर दी। फिर उसके दूसरे दिन देखा कि इब्राहिम खान लोदी उधर से सेना लेके आ रहा है। वो बहुत विशाल सेना थी, बड़ी सेना थी। उस इब्राहिम खान के पास जो सेना थी, उसके पास घुड़सवार थे, हाथी सवार थे, तीर अंदाज थे, कुछ अफगान थे उसमें। लेकिन जो उसकी जो सेना थी, वो उसको हम आर्मी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो सेना थी वो उनको एक साथ ट्रेनिंग नहीं मिली थी। वो 10,000 इधर से लाया था, 10,000 उधर से लाया था। वो ऐसे इकट्ठा कर करके वो 1 लाख फौज को इकट्ठा किया था। उसको हम एक भीड़ कह सकते हैं। बहरहाल जब पानीपत में पहुंचा, पानीपत में जाकर उसने खेमा लगाया वहाँ पे। इधर बाबर ने अपने खेमा लगाया, उधर अलाउद्दीन उधर उसने अपना खेमा लगाया। लोदी इंतजार कर रहा था कि बाबर आक्रमण करेगा, और बाबर इंतजार करेगा कि पहले उधर से आक्रमण होगा। अब दोनों एक इंतजार में अपना खेमा लगा के बैठे थे। थक हार कर बाबर ने खुद अपने सेना को आदेश दिया कि जाके वो रेड करे। तकरीबन 4,000 फौज ने जाकर इब्राहिम खान की सेना पे, एक सेना की जो एक टुकड़ी थी, उस पे जाके हमला किया। और जब हमला किया तो उधर जब अफगानों ने उनको जब खदेड़ा तो ये भाग के आए। लेकिन जब भाग के जब चले आए तो बाबर का जो मकसद था वो पूरा हो गया। उसने सोचा कि जब इतनी बड़ी सेना को हम आसानी से जब हरा सकते हैं, तो हम इब्राहिम खान को भी आराम से हरा सकते हैं। अब दूसरे दिन युद्ध की तैयारी हुई, और सुबह सुबह इब्राहिम खान लोदी अपना सेना लेके वो आगे बढ़ता गया। इधर जो करावल था, करावल पास करता गया, खबर पहुंचाता गया कि दुश्मन आ रहा है। उसने दुश्मन को आगे ही गया, हरावल को पहुंचाता गया। वो पीछे हटते गए। उनका जो मुगलों का ये एक नियम था कि वो दुश्मन को पास में आने देते थे, तब जाकर आक्रमण करते थे। अब जैसे दुश्मन आगे बढ़ते गए, जैसे इब्राहिम खान लोदी आगे आता गया, जैसे नज़दीक पहुंचा, और 20-20, 25-25 फीट की जो गड्ढा थी, उसमें गड्ढे में अब घोड़े, हाथी, सब उसमें गिरते चले गए। अब गिरते चले गए तो इससे उसमें सेना में हाहाकार मच गया। अब पीछे भागे तो पीछे भी गड्ढा, आगे जाए तो आगे भी गड्ढा। और उसने जब बाबर ने अपना जो लेफ्ट लाइन जो करावल था, उसको आदेश दिया कि राइट से जाके उसको आक्रमण करे। और बाबर का जो बेटा हुमायूं था, उसने भी जाके लेफ्ट से जाके उसने आक्रमण किया और आदेश दिया। तो जो तोप था, जो तोप खाना था, उसकी मार्ग क्षमता तो उतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी जब युद्ध जब चालू हुआ, जब गोले बारूद जब छूटने लगे, तो उस धमाके की डर से जो इतनी हाथियां जो आगे थी, वो चीखने चिल्लाने लगी। इतना तेज धमाका होने लगा क्योंकि तोप खाना था वहां पे। अब तकरीबन 50,000 सैनिक उस 3-4 किलोमीटर के दूर में घिर चुके थे एक तरफ से। अब पीछे जब जाते थे तो उनको लगता था कि दुश्मन पीछे से भी हमला कर रहा है, और आगे तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि आगे खुद बाबर लीड कर रहा था। और राइट से जाते थे, राइट से भी हमला हो रहा था, लेफ्ट से भी हमला हो रहा था। एकदम एक तरीके से घिर चुके थे वो। बाबर ने बहुत सोच समझ के मोर्चा लगाया था, अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर लड़ाई खिंचती है, अगर ज़्यादा दिन से जाती है, तो मुझे यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं हो,
जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। इसलिए वो चाहता था, बाबर जल्दीबाजी में था कि हम जल्दी से इस लड़ाई को ख़त्म करें। इधर इब्राहिम खान लोदी का एक वफादार था, बोला कि महाराज आप यहाँ सही सलामत निकल जाइए, अगर आप जिंदा रहेंगे तो हम दोबारा फिर फौज इकट्ठा करके फिर हम मुगलों से युद्ध कर सकते हैं। लेकिन इब्राहिम खान लोदी ने बोला कि कैसे हम पीछे हट सकते हैं, इतनी सारी हमारे सैनिक मारे गए हैं, इतना सारा हमारे रिश्तेदार मारे गए हैं, अब युद्ध भूमि आए हैं, युद्ध भूमि में जब हम आए हैं तो पीछे हटने का कोई चांस नहीं बनता है। बाबर फिलहाल भारत में हमलावर के रूप में था। इब्राहिम खान लोदी ने अपने पिछले खेमे का बिना इंतजार किए हुए करीब 50,000 सैनिक को लेकर बाबर के साथ मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। जब तक बाबर की सेना तो तैयार थे उसके लिए, फिर कुछ देर के बाद बाबर के सामने इब्राहिम खान लोदी का सर को पेश किया गया। बाबर खुद इब्राहिम खान के जो शरीर था उसके पास गया, उसने देखा कि शाही जो मुकुट है गिरा हुआ है, शाही छतरी गिरी हुई है, उसके पास गया और उसे सर को उठाया और बोला कि तेरी बहादुरी को सलाम। जो हारे हुए जो सैनिक जो घिर चुके थे उनको काट दिया गया, उनको सिर को काट कर पहाड़ बनाया गया, और जो इब्राहिम खान लोदी का जो सर था उसके सर को काबुल भेजा गया। उसकी शरीर और उसके जो शरीर था उसको दिल्ली के दरबार में उसको लटकाया गया। इस तरह से बाबर ने भारत पे कब्जा किया, दिल्ली के तख्त पे कब्जा किया, अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी होगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी सब के साथ मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद।